हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे कि जो आपकी विज्ञान की पुस्तक क्या है उसका अध्याय 1 जिसका शीर्षक है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, उसके जो प्रश्नावली है, अभ्यास प्रश्नावली है, उसको हम हल करेंगे। मैंने इस चैप्टर पर 2 वीडियो बनाए थे पहले, उसमें उसके जो कीवर्ड्स हैं वो समझाए थे। फिर मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने इन प्रश्नों को समझाया था, लेकिन उनके उत्तर मैंने अंग्रेजी में दिए थे। तो जो बच्चों ने हिंदी में इसके उत्तर देने हैं उन बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं। तो आप वो पुराने वीडियोस देख के भी इस टॉपिक को समझ सकते हैं, इस चैप्टर को समझ सकते हैं, लेकिन प्रश्न हिंदी में कैसे देने हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगा। हो सकता है कि सभी प्रश्न एक वीडियो में हम कवर ना करें, जो 5 या 6 प्रश्न जो है इस वीडियो में कर लेंगे और बाकी के बचे हुए प्रश्न दूसरे वीडियो में कर लेंगे। तो आप ऐसा करिए, अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं पेज 13 पर, उन्हें आप पढ़िए। आप एक एक प्रश्न पढ़िए, मैं उसका उत्तर बताते जाऊंगा और आप समझ लेंगे कि वो उत्तर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले में क्या है कि आपको 5 वाक्यों में रिक्त स्थान भरने हैं और किन शब्दों से भरने हैं वो भी दिए गए ऊपर। जैसे एक शब्द दिया हुआ है तैरने, फिर जल, फसल, पोषक, तैयारी। तो हम पहला वाक्य पढ़ते हैं। क में लिखा है एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो उसमें आएगा आपका वर्ड फसल। फसल क्या होता है? जब एक ही जगह में एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में एक ही प्रकार के पौधे लगाते हैं, चाहे वो गेहूं के पौधे हों या धान के हों या गन्ने के हों, एक ही प्रकार के पौधे लगाएंगे। इवन फलों के हो सकता है, सब्जियों की हो सकता है। मान लीजिए पालक लगा दी एक जगह पे आपने या मूली लगा दी एक जगह पर। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, इसमें उत्तर आएगा फसल। दूसरे वाक्य पे आते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। ख, ये सेकंड आपका। इसको हम क्या कहेंगे? तैयारी। जब भी कोई भी पौधा लगाते हैं, चाहे हम घर में लगाएं तो चाहे खेत में लगाएं, जमीन की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न में पर। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे, तैरने लगेंगे। क्या होता है कि जब बीज हमारे पास आते हैं तो हम उसको चेक कर सकते हैं पानी में डुबोकर। तो जो पानी में डुबोएंगे तो जो खराब बीज होंगे वो हल्के होंगे और तैरने लगेंगे। जो स्वस्थ बीज होंगे वो भारी होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इसमें वर्ड लिखना अपने तैरने। फिर आते हैं हम लास्ट वाक्य पे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा दैल आवश्यक है। इसमें आएगा जल और दूसरा वर्ड आएगा पोषक। कोई भी प्लांट लगाएंगे, कोई भी पौधा लगाएंगे, उसको जल चाहिए जो जमीन से उसको मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा, जड़ें जल सोख लेंगी, और पोषक तत्व चाहिए जो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो भी जड़ें सोख लेती हैं, और ऊपर से धूप, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश, जल और पोषक, इन तीनों चीजों से पौधा बड़ा होगा। तो हमने इसमें क्या वर्ड लिखना है? एक जगह लिखना है जल और दूसरी जगह लिखना है पोषक। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन जो है अभ्यास का वो पूरा हो गया। अभी हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। उसमें क्या करना है? मिलान करना है। कॉलम ए और कॉलम बी में जो उन्होंने वर्ड्स लिखे उनका मिलान करना है। कॉलम ए और कॉलम बी। तो पहला वर्ड क्या लिखा है इन्होंने? खरीफ फसल।
खरीफ फसल। इसका मिलान हम किससे करेंगे? इसका मिलान करेंगे हम आइटम ई से। ई में क्या लिखा है? धान और मक्का, क्योंकि खरीफ में यही लगाया जाता है, धान और मक्का। ये दोनों खरीफ की फसलें हैं। फिर दूसरा क्या है? रबी फसल। तो रबी का हम मिलान करेंगे आइटम डी से। डी में लिखा है गेहूं और चना और मटर। गेहूं, चना और मटर रबी में उगाए जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक, इसका आप मिलान करोगे आइटम्स डी बी से। बी में क्या लिखा है? यूरिया और सुपर फास्फेट। यूरिया और सुपर फास्फेट हैं जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, इन्हें हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं। तो पहले का हो गया ई, डी और बी। और लास्ट क्या है? कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद मतलब जो बनती है, ये आइटम आपका है सी। जो पशु हो या मूत्र हो या प्लांट्स का जो पौधों के अवशेष हो, उनके डिकम्पोजिशन से कार्बनिक खाद बनती है। तो इसका मिलान आप करेंगे सी से। पहले का ई, फिर डी, फिर बी, फिर सी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। बुक से देखिए। तो इसका इनफैक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में हम जान चुके हैं। खरीफ की कौन सी फसलें होती हैं, अभी हमने समझा था। खरीफ में धान और मक्का, दो एग्जाम्पल हो गई। और रबी में क्या होगा? गेहूं होगा और मटर हो सकते हैं, सरसों भी हो सकती है, चना भी हो सकता है। ये 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है। तो आपने 2 एग्जाम्पल देनी है कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है और रबी क्रॉप कौन सी होती है, फसल। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या है? आपको 4 पॉइंट बताए उन्होंने। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई एंड थ्रेशिंग। इनके ऊपर आपने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं, मतलब 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो मिट्टी की तैयारी का मतलब क्या होता है? यह सबसे प्रथम चरण होता है। जब भी हमने कोई फसल उगानी है तो हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, मतलब उसमें हल चलाकर या ट्रैक्टर से मिट्टी को पोला करते हैं ताकि उसके अंदर जो पौधों की जड़ें हैं वो दूर तक फैल सकें। ठीक है। मिट्टी अगर नरम होगी, उसमें पोली होगी, तो उसकी जो पौधों की जड़ें दूर तक जाएंगी और पौधे मजबूत होंगे। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ये पहला चरण है। हम क्यों करते हैं? ताकि पौधों की जड़ें दूर तक फैलें। फिर उसमें जो हम उसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे या उसमें जो छोटे कीटाणु होंगे, वो उसको बाहर आकर उसकी जो जमीन को उपजाऊ बना देंगे। कैसे? वो जो ह्यूमस को डिकम्पोज कर देते हैं और वो जमीन को अधिक उपजाऊ बना देता है। अगर आप जाएंगे ना इस पे, पेज नंबर मैं बताता हूं आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा। वन 1.3 पेज नंबर 2। तो यहीं से आप आंसर बना सकते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मिट्टी को पलटने और पोला नरम बना देने से उसके अंदर जो है
पौधों की जड़ें दूर तक जाती हैं। पोली मिट्टी में केंचुए, अर्थवर्म, और जो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उनकी वृद्धि होती है और ये किसान के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनके मित्र होते हैं, क्योंकि ये जो वहां पर अवशेष होंगे पौधों के, उनको डिकम्पोज करके मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बना देते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है? जिस पे आपने पैराग्राफ लिखना है, बुआई। बुआई का मतलब बीज बोना। बुआई का मतलब है बीज बोना। जब जमीन की तैयारी हो जाती है तो उसमें बीज बोए जाते हैं। वो बीज बोने का क्या तरीका होता है? या तो जो हल होता है उसके साथ एक औजार लगा दिया जाता है जो कीप नुमा होता है, कीप की शेप में होता है। तो उसके नीचे नुकीले सिरे होते हैं, वो नकीले सिरे मिट्टी में खुदाई करते जाते हैं और बीज गिरते रहते हैं जो जमीन के अंदर धंस जाते हैं। या फिर हम जो होता है सीड ड्रिल, उससे भी बीज को जमीन में रोप सकते हैं। और हम कौन से बीज रोपते हैं, कौन से बीज बोते हैं? जो अच्छी गुणवत्ता के हों और जो स्वस्थ हों। उन पौधों, उन बीजों से फिर बाद में जाकर बड़े पौधे निकलेंगे और हमारी फसल तैयार होगी। तो इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, बुआई का मतलब है बीज बोना, और बीज हम कौन से बोते हैं? जो अच्छी गुणवत्ता के हों और जो स्वस्थ हों। बीज बोने के लिए या तो किसान हल के साथ एक कीप नुमा औजार बांध देता है, उस कीप में वो बीज डालता है, उसके निकीले सिरे जो होते हैं नीचे जमीन में खुदाई करते जाते हैं और बीजों को मिट्टी में स्थापित करते जाते हैं। या फिर हम उनको सीड ड्रिल से जमीन में बुआई कर सकते हैं। फिर आगे निराई, तीसरा जो जिस पे आपने पैराग्राफ लिखना है, निराई। निराई का मतलब होता है कि जो अवांछित पौधे मिट्टी में निकल आते हैं, अवांछित पौधे जो हमें नहीं चाहिए, ये पौधे क्या करेंगे? जब हम अपनी फसल लगाएंगे तो जमीन से पानी ले लेंगे और पोषक तत्व ले लेंगे और जगह भी घेर लेंगे और धूप के लिए भी वो ये संघर्ष करेंगे। तो हमारे पौधे जो है, हमने फसल के पौधे लगाए हैं, उनकी वो अच्छे नहीं ग्रो करेंगे, वो अच्छी तरह से बड़े नहीं होंगे। इसलिए इन खरपतवारों को निकालना पड़ता है। खरपतवार वो पौधे हैं जो अवांछित हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमने नहीं लगाए हैं। तो इनको जब हम हल चलाते हैं ज़मीन में तो ये पौधे उखड़ कर बाहर आ जाते हैं और सूख जाते हैं और मर जाते हैं और बाद में डिकम्पोज हो जाते हैं। या फिर पौधे लगाने के बाद भी हमें उनको कई बार निकालना पड़ता है, या खुरपी से निकाल देते हैं, या फिर दवाई छिड़कनी पड़ती है जिसे वीडीसाइड कहते हैं। खरपतवार नाशक दवा होती है वो। खरपतवार नाशी दवाई लगाएंगे जिससे सिर्फ खरपतवार मरेंगे और जो पौधे हमने लगाएंगे वो स्वस्थ रहेंगे। तो निराई का मतलब होता है कि खरपतवारों को हटाना। खरपतवार क्या है? वो पौधे जो हमें नहीं चाहिए, जो अवांछित हैं और अपने आप उगाए हैं। फिर अगला वर्ड जो हमने जिस पे पैराग्राफ लिखना है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इंग्लिश का वर्ड है बेसिकली, इसको हिंदी में इन्होंने लिखा हुआ है। थ्रेशिंग का मतलब है जब हमने फसल काट ली तो उसके अनाज के जो दाने हैं उनको भूसे से अलग करना। पुराने जमाने में और अभी भी कई लोग उसको पत्थरों पर पीट पीट के अलग करते हैं, दाने को और भूसे को। और अदरवाइज हमारे पास थ्रेशर्स होते हैं जो उसके साथ, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर एक कंबाइन मशीन होती है, वो पेड़ों पौधों को काटेगी भी और उनकी थ्रेशिंग भी करेगी। तो थ्रेशिंग मतलब बेसिकली दाने को, अनाज के दाने को भूसे से अलग करना। तो ये आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं इस पैराग्राफ में। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी हम आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे।
5वें क्वेश्चन में वो क्या कहता है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से भिन्न क्यों है। उर्वरक और खाद, ठीक है। उर्वरक क्या होता है, उर्वरक होते हैं मानव निर्मित, मतलब हम इंसानों ने बनाए हुए हैं। कहां बनाए, फैक्ट्री में निर्मित लवण, केमिकल्स। ये मानव निर्मित लवण हैं, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जब इनको हम जमीन में डालते हैं तो जमीन में ये ह्यूमस नहीं देते, ठीक है। मैं बताऊं आपको, ये आपको कहां मिलेगा सारा, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पे, ठीक है। उर्वरक डालने से को मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता है, लेकिन इनमें गुण होता है कि ये पौष्टिक तत्व, इनमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे फॉस्फेट है या नाइट्रोजन है या पोटेशियम है, ये अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से उचित मात्रा में खेतों में डाला जाता है। और खाद कैसे बनती है, खाद बनती है जब हम, जो होता है गोबर है या पौधों के अवशेष हैं, उनका जब विघटन होता है, विघटन कौन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव इनका विघटन करते हैं, गोबर का या पौधों के अवशेष का, तो खाद बनती है, ठीक है। खाद डालने से जमीन में ह्यूमस भी बढ़ता है, खाद डालने से जमीन पोली हो जाती है, ह्यूमस भी बढ़ता है, लेकिन इसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा थोड़ी कम होती है, इसलिए हम इसे अधिक भी डाल सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपने लिखने हैं, इन दोनों को बताने के लिए इनमें भेद क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक है, ये फैक्ट्रीज में बनता है, ये जो पशुओं और पौधों के अवशेषों के विघटन से बनता है, गोबर के विघटन से बनता है। इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होता जमीन को, मिट्टी को, इससे ह्यूमस प्राप्त होता है। इसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, इनमें कम होते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये बुक्स में आपको मिल जाएगा सब, मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है इनको। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिंचाई। तो इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट में हमने बताना है कि सिंचाई क्या होता है, और दूसरा पार्ट है इसका कि जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 विधियां क्या हैं। तो सिंचाई क्या होता है, सिंचाई का अर्थ होता है कि जब हम निश्चित अंतराल पर पौधों को उचित मात्रा में पानी दें। एक तो उचित मात्रा में पानी होगा, ना ज्यादा ना कम, और अंतराल, गैप देना है, कितना गैप देना है, हर दिन देना है कि 2 दिन बाद देना है कि महीने बाद देना है, कब देना है। तो ये हर पौधे के लिए अलग होगा। किस पौधे को कितनी मात्रा में पानी दिया जाएगा और कब कब दिया जाएगा, यह निर्भर करता है कि पौधा कौन सा है, यह निर्भर करता है कि वहां की मिट्टी कैसी है, यह निर्भर करता है कि ऋतु कौन सी है। जैसे गर्मी की ऋतु में अधिक मात्रा में पानी देना पड़ेगा, गर्मी नहीं है तो कम मात्रा में पानी देना पड़ेगा। तो पौधों को उचित समय पर सही मात्रा में पानी देना सिंचाई होता है, ठीक है। नियमित अंतराल में पौधों को उचित मात्रा में पानी देना, और कितना पानी देना है यह किस पर निर्भर करता है, और कब कब पानी देना है ये निर्भर करता है कि फसल कौन सी है, मतलब पौधा कौन सा है, मिट्टी कैसी है, और ऋतु कौन सी है। तो फिर हमने दूसरे पार्ट में बताना है कि 2 ऐसे विधियां जिसमें पानी संरक्षित होता है, मतलब वेस्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। तो उसमें एक आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि पाइपों का एक नेटवर्क बना दिया जाता है, पाइपों का जाल बिछा दिया जाता है, और पाइप के सिरे पे एक नोजल होती है। जब पानी जोर से आता है तो नोजल घूमती है, तो पानी चारों तरफ फैलता है, तो ऐसे लगता है कि उस जगह में वर्षा जैसे हो रही है,
तो वर्ष पाइपों का जाल बिछाकर हम सिर्फ पौधों के निकट ही पानी देते हैं। इससे हमारी पानी जो है व्यर्थ नहीं जाता, और जितनी मात्रा में पानी देना है उतनी मात्रा में पानी देते हैं। उतने समय के लिए तक हम इसको नोजल से, स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी देते हैं। और दूसरा क्या होता है, ड्रिप तंत्र, ड्रिप इरिगेशन जिसे कहते हैं, हिंदी में उसको लिखते हैं ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, यहां भी पाइपों का जाल बिछाया जाता है, लेकिन पानी जो है बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। जड़ों के पास जब पानी देते हैं तो जड़ों के पास जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है और जड़ है उस पानी सोख लेती हैं। तो पानी हमारा उससे वेस्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता। नहीं तो अगर पानी हमारे पास कम है और हम ज्यादा दे देंगे तो पानी वेस्ट हो जाएगा, गर्मी होगी तो भाप बन के वो गायब हो जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन जो दूसरा सिस्टम है, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहां आपको मिलेगा ये सिस्टम, दोनों का विवरण मिलेगा। ये देखिए पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है इन्होंने छिड़काव तंत्र, और वहीं पर ड्रिप इरिगेशन भी दिया हुआ है। तो दोनों में यह है कि पानी व्यर्थ नहीं जाता, जितना पानी हमको पौधों को देना है उतना ही पानी हम देते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आपने बताना सिंचाई क्या है, फिर ये दो विधियां बतानी है, पहली है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। इसके अगर आप देखेंगे आपकी बुक में फोटो भी बनी हुई है। 1.5A में बना हुआ है छिड़काव तंत्र और 1.5B में बना हुआ है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में पौधों की जड़ों के पास पानी देते हैं, वो भी बूंद बूंद करके देते हैं। और छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि पाइपों द्वारा पानी देते हैं, उसके ऊपर नोजल होती है, नोजल घूमती है तो ऐसे छिड़काव सा होता है पानी में, और जैसे कि वर्षा हो रही है वहां पर। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को हम यही खत्म कर देते हैं। अगले वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इस अध्याय के, वो मैं आपको समझाऊंगा और उनके आंसर में हिंदी में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करो, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।